आप सभी किसी भी एक आरामदायक आसन के अंदर आके बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा करें, गर्दन को गर्दन को भी सीधा करें, बिल्कुल। आंखें बंद करें, नमस्कार मुद्रा धारण करें। ओम 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 शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे के पास लेके आए। आंखों को धीरे धीरे करके खोलें। हाँ जी, प्रतिज्ञा कर लेते हैं एक बार। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, इस वर्ष जेआरएफ योगा नेट पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, इस वर्ष जेआरएफ यूजीसी नेट पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। हाँ जी, आप सभी कैसे हैं? आज तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, है ना? राधिका जी, आप कैसी है? आवाज आ रही है राधिका जी आपको मेरी? विशाल जी, आप कैसे हो? मैम हरिओम मैम। अच्छे मैम, शानदार, अरे जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल, बस यही जोश होना चाहिए हम सबके अंदर। बीनू जी, आप कैसे हैं? मैम ठीक हूँ, बिल्कुल। बस बढ़िया। चलो, तो कल आपने पीडीएफ देखी थी हिंदी वालों ने, हिंदी मीडियम के अंदर जो चलती थी? मैम हाँ जी, बोलो। मैम ये कह रहे हैं कि मैम अभी तो हम क्लास आपकी लाइव नहीं जुड़ पा रहे थे, तो मैम यूट्यूब से ही देख रहे थे। तो मैम आप हाँ इसमें जी, क्लास मैम दो टाइप बताई थी, फॉर्मल और सीखने के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, केवीएस मदान वाले बुक में मैम एक और दिया, नॉन फॉर्मल करके नॉन भी कुछ दिया। फॉर्मल, हाँ जी, हाँ जी। वो पता है क्या होता है नॉन फॉर्मल के अंदर? मैं बता देती हूँ। यस मैम। जैसे आप एक जैसे मूक प्लेटफॉर्म है आपका, है ना? जो आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो जिसके अंदर आप की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप वो कंप्लीट करो या ना करो, या आप कोई भी लर्निंग कर रहे हो, है ना? जैसे मैं यूट्यूब से कुछ सीख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ जिसके अंदर मेरा एक मेरे ऊपर कोई है नहीं ना, ऊपर मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है ना? वो होगी नॉन फॉर्मल। या इस तरीके से भी, जैसे जैसे एक एज के बाद बुजुर्ग लोग भी पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना? वो भी पढ़ते हैं, तो वो भी क्या आते हैं नॉन फॉर्मल के अंदर, जिसके अंदर ना टाइम की बाउंडेशन नहीं है। पढ़ते तो वो भी है, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। जैसे स्कूल के अंदर क्या है, फॉर्मल के अंदर, कि आपके पास एक टाइम लिमिट है कि आपको इसी दौरान पढ़ना है, इसके बाद आपका स्कूल टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉन फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि आपके पास टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। समझ आया आपको? यस मैम, क्लियर भी इनफॉर्मल, हो गया। देखो, हाँ, इनफॉर्मल तो बिल्कुल ही अलग होता है। इनफॉर्मल के अंदर तो आप चलते हुए भी क्या पता किसी से क्या सीख जाओ, किसी को क्या बात सिखा दो, किसी से कोई बात करते हुए, किसी तरीके का इंटरेक्शन, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन करते हुए आप क्या पता क्या चीजें आपको गेन करने को मिले। वो टीचिंग होती है, वो इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल टीचिंग होती है जो आप बिल्कुल अथॉरिटी के अंदर आके करते हो, किसी ना किसी संस्था के अंदर आके आप करते हो, स्कूल वगैरह, है ना? नॉन फॉर्मल होते हैं जो आप यूट्यूब वगैरह पे अपने आप से कुछ सीखते हो, जिसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है, चलो। फिर आज, हाँ, मेरे को ना एक बात याद दिलाना, जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज, तो मेरे को ना आपको एक स्टोरी सुनानी है। मैंने आज सुनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे को याद दिलवाना अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाऊं तो। शुरू करें फिर अब? हाँ, शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे पूछ तो लूं। इंस्ट्रक्शन करवाया था हमने कल, ट्रेनिंग किया था हमने, है ना? आज इंडोक्टाइनेशन करना है। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में कोई बताएगा मेरे को? कोई भी एक इंस्ट्रक्शन के बारे में।
ये मतलब ना मेरा वीडियो ऑफ करने का मन ही नहीं कर रहा, ये बैकग्राउंड मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं साइड में हो जाऊं और मेरे को सिर्फ ये पेंसिल दिखती रहे। हाँ जी, कोई इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएगा? कोई भी अपना हाथ उठाए, हैंड रेस करें, इंस्ट्रक्शन के बारे में। क्या हुआ, आज किसी को पता नहीं क्या? विशाल जी, आपको भी नहीं पता? आपने यूट्यूब से तो देखा होगा ना? मैम मैम छत पे थे मैम, अभी रिवीजन कर रहे थे मैम, कॉपी नहीं, बस जस्ट नीचे 1 सेकंड का समय दीजिए। हाँ हाँ, एक बार देख के बताओ आप मेरे को, कोई भी देख के बता दो, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी रश्मि जी, आप बताओ। ओके, हरिओम मैम। हरिओम राधिका जी। रश्मि जी, So, हाँ जी हरिओम। जय श्री कृष्ण मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राधिका जी ने वीडियो ऑन की थी, मेरे को लगा कि वो रश्मि जी है। हाँ जी रश्मि जी, आप बताएं। So, instruction is the purposeful direction of learning process. So, it is closely related to teaching, act of building into the mind knowledge of facts related हाँ of जी। principles, undemocratic method. It is a systematic, specific, and objective, much more हाँ than जी teaching and training. Okay, process of leading the learner through sequence of statements. ठीक है Then ठीक है। हाँ जी maybe maybe process of education, but not education itself, and हाँ जी हाँ जी aim at acquisition of factual knowledge, and generally examination oriented, and doesn't develop interest in learner. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड प्रोसेस है, एंड इंस्ट्रक्टर must have proficiency in the language. हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मतलब टीचिंग और इंस्ट्रक्शन काफी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन बिल्कुल टीचिंग इंस्ट्रक्शन को हम एजुकेशन कंप्लीटली टीचिंग नहीं बोल सकते, वो एक टीचिंग का पार्ट है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद आज का आपका टॉपिक है इंड्रोक्टाइनेशन का। इंड्रोक्टाइनेशन वो क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इंड्रोक्टाइनेशन के मतलब पता क्या होता है? ये एक हाई लेवल का होता है। अगर एक बात बताओ, आपको ये बोल दिया जाए कि आप किसी भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, है ना, किसी भी टाइप की एनर्जी में बिलीव करते हो, लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ये सिखाया जाए कि नहीं, आप इस एनर्जी पे बिलीव करो, आपको ये बिलीव छोड़ के आपको दूसरी एनर्जी पे बिलीव करना है। वो किसी को अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो चीज सिखाना, जैसे अभी रिकॉर्डिंग होना है, तो ये शायद मेरे को पता नहीं, मैं बोल ही देती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कितने ही हमारे यहाँ पे कितने सारे धर्म है ना, धर्म की बात छोड़ो, यहाँ पे संत, हमारे यहाँ पे कितने सारे संत हैं। हर संत ना क्या करते हैं, अपने जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म को बताते हैं, लोगों के अंदर ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई एक एक ही धर्म है हमारा, है ना। तो इंड्रोक्टाइनेशन वही चीज होती है। इंड्रोक्टाइनेशन के अंदर क्या करते हैं हम, किसी एक बिलीफ को, किसी भी एक विश्वास को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये विश्वास है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल, जो ना थोड़ी सी इंटेलेक्चुअलिटी के तरफ जाता है, जो हमारे बिलीफ पे काम करता है कि हम ये चीज मानते हैं। मान लो अगर मैं इस एनर्जी पे विश्वास करती हूँ, या मेरे को कोई दूसरा बोलेगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा, तो मेरे को कितना मुश्किल होगा कि आप किसी दूसरी एनर्जी के ऊपर आप मेरे को कन्विंस करवा रहे हो, उसके लिए आप मेरे को पॉइंट बताओगे, नहीं ये चीज ऐसी अच्छी है। मान लो तो कोई दो गुरु है, ठीक है, एक बोलता है कि भाई मेरे वाला गुरु सबका गुरु है ना, एक ही है वो, बिल्कुल उसके अलावा कोई नहीं है। वो अपनी बात को बिलीव करने के लिए आपको बहुत सारे तर्क देगा, आपको बहुत सारी बातें बोलेगा। वही होता है इंड्रोक्टाइनेशन। ये इंड्रोक्टाइनेशन होता है जब आप एक लेवल पे आ जाते हो, एक लेवल के बाद आप इंटेलेक्चुअल चीजों को सीखना शुरू करते हो। छोटे बच्चों को नहीं समझ आएगी बातें, +1 +2 के बच्चों को नहीं समझ आएगी। जब आप एक अपर लेवल पे आ जाओगे, तभी आपको ये इंड्रोक्टाइनेशन जैसी बिलीफ हम करवा पाते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या होता है कि बाइस्ड होते हैं। टीचिंग अनबाइज्ड होती है। टीचिंग के अंदर हम ये नहीं देखते किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर बाइस्ड कैसे बोल सकते हैं कि हर कोई क्या बोलते हैं कि सिर्फ मेरा गुरु ही क्या है, सब एक है। वो अपने आप को, अपने अपने गुरु को या अपने धर्म को प्रेफरेंस रखते हैं। वो बोलते हैं कि बाकी कुछ नहीं है, जो है सिर्फ यही है ना। तो इसमें बाइसनेस आ जाती है। हम तो क्या बोलते हैं, हमारा बेसिक कल्चर क्या है, हम बोलते हैं कि कुरान में है ना, हमारे हिंदू ग्रंथ में, सिख में, ईसाई के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर, सब में एक ही एनर्जी है, एक ही देवता है, बस इनके नाम नाम अलग किए गए हैं, लेकिन भगवान ओवरऑल एक गॉड एक ही है ना। लेकिन ऐसे इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या बोला जाता है कि नहीं, सिर्फ अलग अलग नहीं, हमारा ही एक है, बाकी किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा एक है। तो ऐसी चीजों को किसी के माइंड में डालना कितना मुश्किल काम होता होगा। और ये काम कहाँ पे किया जाता है, अपर लेवल पे किया जाता है, छोटे लेवल पे नहीं किया जाता। इंडोक्ट्रिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। एक बार मैं अब स्लाइड वो बताना मेरे को, क्या, हाँ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरे को बताना आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। हाँ जी भावेश कुमार जी, मैं आपको बताऊंगी इंडोक्ट्रिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको देख ही देती हूँ अभी इंडोक्ट्रिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रतिपादन हिंदी में बोलते हैं इसको, प्रतिपादन। आवाज आ रही है भावेश जी आपको मेरी? प्रतिपादन, हाँ जी लिख लेना, इंडोक्ट्रिनेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपादन, ठीक है। चलो देखो, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिपादन। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्या बोलते हैं, पहले चलो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व में निश्चित विश्वासों और मान्यताओं की स्थापना करना। भाई आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके अंदर कुछ विश्वास क्रिएट किए जाते हैं, कुछ मान्यताएं देनी। अब मेरे को एक बात बताओ आप, जैसे ये चीजें कब होती है, जब आप एक लेवल पे आते हो। अब आपको कोई चीज सिखानी है ना, आपको कोई ये बोल दे कि अगर बिल्ली रास्ता काट के जाएगी तो वो क्या होता है, अशुभ होता है। आपको एक ऐसा विश्वास है, आपके अंदर एक ऐसी मान्यता को स्थापित करना है, तो उस प्रोसेस के वो होते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। लेकिन ये काम करना कितना मुश्किल होगा हमें, मतलब अगर कोई मेरे को बोल दे कि बिल्ली रास्ता काट के जाएगी तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता, तो मैं तो रिसर्च ही करने लग जाऊंगी कि भी हाँ एक बिल्ली, काली बिल्ली को लेके आओ, 2-3 बार मेरा रास्ता देखते हैं, काटते और फिर देखते मेरे साथ क्या, मतलब एक तरीके से हम, हमारे लिए कितना, हम ऐसे किसी चीज को नहीं मानते है ना, जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग उसके लिए एविडेंस या स्ट्रॉन्ग उस बात का फैक्ट ना हो। तो इसलिए इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, अपर लेवल में आता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कंडीशनिंग, फिर ट्रेनिंग, फिर इंस्ट्रक्शन। इंडोक्ट्रिनेशन उसके भी अपर लेवल पे है। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति के दिमाग में विचार या मत को, किसी भी एक भावना को, किसी एक विचार को गहनता से स्थिर किया जाता है। व्यक्ति के विश्वास और व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाता है, पर ये बदल तो देते हैं, बदलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो अच्छे से नहीं बताते। उनको स्पष्ट नहीं किया जाता कि बस नहीं ऐसा है, हमारा ये है, इसके पीछे का ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है, भाई तुम्हारे में ही क्यों है और क्यों नहीं है। लॉजिक को कोई महत्व नहीं देते इसके अंदर। टीचिंग के अंदर तो लॉजिक को दिखाया जाता है कि किस, हर एक चीज के पीछे का क्या लॉजिक है। इसमें लॉजिक को कोई महत्व नहीं दिया जाता, स्टूडेंट को सिर्फ सही उत्तर बताया जाता है, पर सही उत्तर के पीछे विद्यमान तर्क पर विचार नहीं करते। उत्तर तो बता दिया कि ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन उसके पीछे भाई ये आंसर क्यों है, इसका ये आंसर क्यों नहीं है, आप इसके बारे में बताओ, ऐसे कोई तर्क नहीं किया जाता। अब जैसे कोई बोल दे कि आप बोलते हो कि भगवान इधर, गॉड इधर है, ठीक है, इधर क्यों नहीं है, आप मेरे को ये बताओ। तो इस तरीके से। और इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या होता है, समय सीमित व अनिश्चित होता है। भाई एक सीमित मतलब क्या होगा, वो लिमिटेड होगा, और निश्चित होते हैं, टाइम बाउंडेशन होते हैं, यहाँ पे टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है, लेकिन टीचिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, मत, किसी भी तरीके का फेथ, किसी भी सिस्टम को बिलीव करवाना, क्या कहलाता है, इंडोक्ट्रिनेशन कहलाता है। ये हायर ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर होता है। इसके लिए आपको एक हायर ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी के बिलीव को स्टेबल करने के लिए। चेंजिंग इन द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, वन ऑफ द, ये किस पे काम करता है,
ये आपके अफेक्शन डोमेन पे या अफेक्टेड डोमेन पे काम करता है, और ये कोग्निटिव पे। अब आप को नहीं पता होगा, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, कोग्निटिव डोमेन कहाँ पे काम करती है, आपकी बुद्धि से रिलेटेड काम करती है, माइंड, माइंड के अंदर किसी चीज को सिखाना। अफेक्शन डोमेन आपकी काम करती है फीलिंग्स पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे। किस पे काम करती है? इमोशंस पे। तो ये जो आपका इंडोक्ट्राइनेशन है, ये आपको इमोशनली अफेक्ट करता है, कोग्निटिव उस पर अफेक्ट करता है आपको। ठीक है, ये था आपका इंडोक्ट्राइनेशन। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस क्या है। देखो, मैम ये एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं ना, ब्रेन वॉश करना, जिससे किसी को अपनी मदद हाँ आके हाँ दूसरी छेड़ दे। हाँ, बस ये भी लगा लो। अब मतलब ना रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे जाएगी, इसलिए हम इतना ज्यादा इसको क्लियरली बोल नहीं सकते। जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मतलब आज पे ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये चीज है, ये नहीं है ना। तो आप समझ, मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल समझ जाओगे, इस चीज को समझ चुके होंगे क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि आप फैक्ट्स पे ध्यान देते हो, आप लर्निंग के ऊपर ध्यान देते हो, लर्निंग के पीछे के सच के बारे में जानते हो। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपको बिलीव करवाया जाता है, विश्वास दिलवाया जाता है, विश्वास दिलवाने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है आपको। यहाँ पे आपको ना डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा, फैक्ट बताए जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का काम होगा, सब कुछ आपको लैंग्वेज से ही बताया जाएगा, बोल के एवरीथिंग। यहाँ पे डेटा से कोई रिलेशन नहीं है। पॉइंट आउट डिफरेंट सॉल्यूशन। हम यहाँ पे एजुकेशन के अंदर एक चीज के ना बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन इंडोक्ट्राइनेशन के अंदर क्या बोलते हैं कि हर एक चीज का एक ही सॉल्यूशन है, बोलते हैं कि सबका परमात्मा एक है ना, कुछ ऐसा। वो इधर यही बोलते हैं कि इसके अंदर भी ये बिलीव दिया जाता है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। और यहाँ पे बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्टैटिक्स का यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंडिंग के लिए, है ना, बहुत तरीके से यूज करते हैं। इंडोक्ट्राइनेशन के अंदर स्टैटिक्स का यूज सिर्फ काउंटिंग में दिखाया जाता है कि विश्व भर में हमारे इतने ज्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं, सिर्फ नंबर, केवल नंबर नंबर के लिए यूज किया जाता है इसका। इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता, कोई गैदरिंग नहीं होती, ठीक है, कोई साइज एनालिसिस ऑफ साइज, कोई ड्यूरेशन कंट्रोल वगैरह नहीं होता। ये क्या होता है? अनबाइस्ड होती है एजुकेशन। ये क्या होती है? बाइस्ड होती है। अनबाइस्ड मतलब यहाँ पे तो हम हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, है ना। यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ वो जो विश्वास दिलवा रहे हैं ना, जिस भी बात का आपको विश्वास दिलवा रहे हैं, उसी ही बात को इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसी को बोलते हैं, बाकी सब खराब है और जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही है। वो इसलिए यहाँ पे इसको बोल रहा है कि बाइस्ड होती है। फिर क्या बोलते हैं? फाउंड इन फैक्ट डजंट परस्यूड एनीवन टू कम अप विद द सर्टेन। यहाँ पे तो फैक्ट पे विश्वास रखा जाता है, हम फैक्ट निकालते हैं, किसी को ये नहीं बोला जाता किसी के सर्टेन, किसी एक के विश्वास के ऊपर एजुकेशन नहीं चलती। और यहाँ पे तो काम ही इसका क्या है, इसका तो एजेंडा ही क्या होता है, इसका तो एजेंडा ही क्या है, किसी के विश्वास को क्या करना, एनकरेज करना। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बिलीफ पर काम किया जाता है, लेकिन एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। ये था आपका टॉपिक टीचिंग का, जिसके अंदर हमने क्या किया, कंडीशनिंग किया हमने कल परसों, फिर हमने क्या किया, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्राइनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग ना 3 तरीके के होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। मेरा मन तो कर रहा है वीडियो ऑन करके बताऊं आपको, ये वो पेंसिल देखने का मन कर रहा है। चलो कोई ना, बार बार में स्लाइड ओपन करना मुश्किल होता है। देखो लेवल ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, टीचिंग के ना एक लेवल होते हैं, टीचिंग को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, एक लेवल पे सिखाया जाता है। तो उसी के अंदर क्या क्या है आपके, फर्स्ट लेवल आता है आपका मेमोरी लेवल, फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार। टीचिंग इज अ पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। टीचिंग इज अ प्रोसेस क्लोजली रिलेटेड टू लर्निंग, लर्निंग से रिलेट करती है। दिस डे टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ आज के दिनों में टीचिंग और लर्निंग एक ही कंसेप्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी है तो अलग ही ना ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये आपको बाद में करना है, अभी नहीं करना।
देखो क्या है, यहाँ पे क्या बोले हैं कि ना टीचिंग क्या होता है, इसके अंदर वही फिर बातें आ गई, एक इंटरेक्शन होता है एक्सपीरियंस पर्सन का इन एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन टीचर हो गया, इन एक्सपीरियंस पर्सन क्या होगा, स्टूडेंट। इसमें होता है बहुत सारी सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज को हमें ऑर्गेनाइज किया जाता है। द एम ऑफ टीचिंग क्या होता है, एम ऑफ टीचिंग क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना। बिहेवियर मॉडिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, और वो बिहेवियर जो हम चेंज कर रहे हैं ना किसी स्टूडेंट का, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटीज आर यूज्ड बाय टीचर। टीचर किस तरीके की एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं, टीचर किस तरीके के मेथड को यूज कर रहा है कि जिससे स्टूडेंट अपने बिहेवियर में क्या कर पाए, चेंज कर पाए। इफ वी थिंक डीपली, अगर हम डीपली सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, तो वी फाइंड दैट द टीचर प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर आफ्टर पासिंग थ्रू द वेरियस लेवल। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम किसी कॉमन सी बात है ना, आप कोई भी एक स्किल ले लो आपको जो सीखनी है, चलो हम अपने फील्ड से लेते हैं, योगा साइंस से लेते हैं, हमें क्या सीखना है, हमें आसनों को परफॉर्म करना है ना, हमें आसन सिखाने हैं, किसी और को सिखाने हैं। तो आसनों को सिखाने से पहले हमारा कहाँ से शुरुआत की गई, हमें पहले हमें बताया गया कि आसन क्या होते हैं, है ना, पहले उसकी थ्योरी हमें बताई गई, थ्योरी को हमने उसको क्या किया, याद किया। तो वो पहले हमने अपने मेमोरी लेवल पे काम किया, फिर हमने उसको समझा चीजों को कि ऐसा है, इसमें ऐसा क्यों है, दूसरे के अंदर ऐसा क्यों है, समझने का काम किया। समझने के बाद हमने क्या किया, अब उसको प्रैक्टिकली करके देखा, प्रैक्टिकली करके भी देखा और अब हम करके भी दिखा रहे हैं। तो हम ये पता क्या बोलते हैं, बोलते ये है कि मेमोरी लेवल बच्चों के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उससे थोड़े से बड़े बच्चों के लिए हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जो हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा होता भी है हम सब के लिए, हम सब किसी भी लेवल पे हो, छोटे बच्चों के लिए मैं मानती हूँ सिर्फ वो मेमोरी लेवल पे काम करते हैं, लेकिन हम तो मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग से रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाते हैं। तो आज भी हम पहले मेमोरी लेवल पे कुछ भी चीज हमें सीखनी है तो पहले हम उसको मेमोरी लेवल पे गेन करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हम बिल्कुल थॉटलेसनेस से हम कहाँ की तरफ जाते हैं, थॉटफुलनेस की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ही हमें किसी चीज की समझ नहीं थी और फिर बाद में हम समझने योग्य हो जाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि शिक्षण के कितने स्तर है, 3। कितने लेवल है टीचिंग के, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे बात करते हैं हम सबसे पहले। देखो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर क्या है, इट इज द फर्स्ट, ये सबसे पहले वाला स्टेप है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही चल सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आप कहाँ पे चले जाओ, रिफ्लेक्टिव लेवल पे चले जाओ, नहीं, आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी इज मेंटल एबिलिटी। मेमोरी क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी होती है, हर एक लिविंग बींग्स के अंदर होती है। थ्रू दिस एबिलिटी once knowledge one gain knowledge and retain that acquired knowledge in memory। हम पहले किसी नॉलेज को गेन करते हैं और रिटेन का मतलब होता है धारण करके रखना। फिर हम क्या करते हैं उसको अपने, हमने पढ़ तो लिया लेकिन उसको लंबे टाइम तक रखना भी तो है ना अपने अंदर, धारण करके रखेंगे हम उस नॉलेज को मेमोरी के अंदर। टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इज कंसिडर, टीचिंग मेमोरी लेवल के अंदर जो टीचिंग होती है वो सबसे लोवेस्ट लेवल माना जाता है, लिस्ट थॉटफुल लेवल माना जाता है। At this level, the retention in a memory of the factual information learned of little consciousness। इसके अंदर क्या बोले कि भाई इस लेवल के अंदर क्या होता है कि जो आप मेमोरी को धारण करके रखते हो ना, जो भी चीज आपने इंफॉर्मेशन, जो भी आपने क्या किया है, नॉलेज जो भी आपने गेन किया, उसको जो आप धारण करते हो उसके अंदर थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है, हल्की फुल्की सी। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टूडेंट सिर्फ जो फैक्ट होते हैं उनको रट्टा मारता है। जो फैक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, है ना, कोई लॉ जो उनको सिखाया गया है, वो वहां पे सिर्फ इस लेवल के अंदर क्या करते हैं, रट्टे मारने का काम करते हैं। और इन्होंने बोले कि एट द टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज नथिंग बट द लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोल। रोल नहीं आएगा यहाँ पे, रोट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी लेवल के अंदर क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को याद करवाने का काम सिर्फ रट्टा मार के करवाया जाता है, ये मेमोरी लेवल के अंदर थी।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले अब देखते हैं कि मेमोरी लेवल एक अच्छा मेमोरी, अब देखो मेमोरी लेवल का भी अच्छा होना अपने आप में बहुत जरूरी है ना। तो उस मेमोरी लेवल का अच्छा होना किस पे डिपेंड करता है? आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो ही आप मेमोरी लेवल पे टीचिंग या लर्निंग, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन आप लर्निंग करो ना, आपकी लर्निंग अच्छी हो पाएगी अगर आपकी मेमोरी अच्छी है। तो मेमोरी के अंदर क्या होता है? फर्स्ट, मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक अच्छी मेमोरी के, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है रेपिडिटी इन लर्निंग। भी आप किसी भी चीज को ना कितनी जल्दी याद करते हो। एक तो आपको एक क्वेश्चन दिया एक बच्चे को जिसने याद करने में 2-3 घंटे लगा दिए, और एक वही क्वेश्चन किसी बच्चे ने 5-10 मिनट में याद कर लिया। तो ये डिपेंड एक अच्छी मेमोरी के अंदर होता है कि आपको लर्निंग के आपके अंदर आप बहुत जल्दी कम समय में आप चीजों को याद कर पाए। फिर होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन। अब आपने वो याद तो कर ली, लेकिन अगर आपको 5 मिनट बाद पूछा जाएगा और आपको याद ही नहीं मिलेगा, आप उसको रख ही नहीं पा रहे हो, तो भी आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है। तो आपकी धारण करने के अंदर भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक लंबे टाइम तक आप जो आपने लर्न किया है वो आप क्या रख पाओ, अपने रिटेंशन कर पाओ उस चीज को। फिर क्या होता है? रैपिडिटी इन रिकॉल। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपने पहले समझा, धारण करके रखा, अब क्वेश्चन के दौरान आप वो भूल गए, आपको याद ही नहीं आया आपने क्या लर्न किया था, है ना। तो एक अच्छी मेमोरी वो होती है जो आप फटाफट, भाई क्वेश्चन पूछा फटाफट आपका आंसर निकल गया, है ना। सर्विसेबलनेस, और यहाँ पे हम रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं। सर्विसेबलनेस का मतलब क्या होता है कि आपकी वो मेमोरी आपके काम भी आ रही है कि नहीं आ रही, जो आपने याद की थी चीजें वो आपके जिस टाइम आपको उस मेमोरी का काम था उस टाइम पे वो काम आई कि नहीं आई। और फिफ्थ पॉइंट होता है फॉरगेटिंग इरिलेवेंट थिंग्स। हमारे हमारे पास ना ऐसी बहुत सारी थिंग्स आती है जो हमारे काम की नहीं होती। तो एक अच्छी मेमोरी की क्वालिटी ये भी होती है कि जो काम की चीजें नहीं है ना उनको भूल जाओ। कई बच्चे क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट, जो 2 की टेबल करवाई होगी ना, शायद वो तो उनको याद ना हो, लेकिन वो जरूर याद रहेगा कि हाँ इस बच्चे ने ना इस बच्चे की चोटी को खींच दिया, या इस बच्चे ने इसके ऊपर पेन चला दिया, है ना। तो उनको शायद ऐसी चीजें याद रहेगी। लेकिन गुड मेमोरी के अंदर क्या होता है कि आप जो आपसे रिलेटेड थिंग्स नहीं है उन थिंग्स को क्या भूल जाना चाहिए। या फिर मेमोरी, अगर ये गुड मेमोरी है आपकी तभी आपका मेमोरी लेवल क्या हो पाएगा? अच्छा हो पाएगा। और अगर मेमोरी लेवल अच्छा है तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड भी अच्छा कर पाओगे और फिर रिफ्लेक्ट भी कर पाओगे। लेकिन अगर मेमोरी लेवल में ही आपकी गड़बड़ होगी तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चों के लिए तो रट्टा मारना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे रट्टा भी नहीं मारेंगे तो उनके आगे वाले जो लेवल आएंगे अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल, वो भी मतलब खराब चले जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे यही है ना, आप पढ़ लेना इसको, ये बिल्कुल बेसिक वही चीजें वापस रिपीट हो रही है। तो हाँ, मेमोरी लेवल के अंदर जो टीचिंग होती है ना वो किस तरीके की जाती है? सिग्नल लर्निंग करवाई जाती है। सिग्नल लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को क्या दिखाया जाता है? जैसे मान लो अगर बच्चों को हाथी बताना है तो हाथी का पिक्चर, हाथी की हम क्या दिखाते हैं? फोटो दिखाते हैं। उसके बाद वो होगी सिग्नल लर्निंग, किसी चीज का सिग्नल देंगे, किसी चीज की पिक वगैरह दिखा के हम उसको जो लर्निंग करवाते हैं। चेन लर्निंग का मतलब, चैन लर्निंग मतलब एक के बाद दूसरी, जैसे अल्फाबेट होते हैं ना, सीरीज वाइज होते हैं A B C D, है ना। जैसे टेबल्स होगी 2 1 2, ये सीरीज वाइज होते हैं चैन लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और इंस्टेड, ये इंस्टेड की जाती है। वो मान लो मैंने तुमसे बच्चों को पूछता है कि ए फॉर, उनको बोलना ही पड़ेगा कि ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है ना। रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे इस तरीके से काम किया जाता है। मेरिट्स क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? सॉरी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग छोटे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, देखो हम ना टीचिंग में जो भी चीजें भी पढ़ रहे हैं ना उसको बेसिक तरीके से ही लेके चलना, अपने ऊपर मत लगाने की कोशिश करना कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है कि ना मेमोरी लेवल छोटे बच्चों के लिए यूजफुल होता है, लेकिन मेमोरी लेवल हमारे लिए भी उतना ही यूजफुल है। मेरे को अगर कोई नया कंसेप्ट सीखना है तो पहले मेरे को एक बार उसके बारे में याद तो करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं पेपर दे रही हूँ, अगर मेरे को पीएचडी के भी अभी एग्जाम देने हैं, तो पीएचडी के एग्जाम देने के लिए मेरे को एक बार पढ़ के उस चीज को याद तो करना पड़ेगा, याद करके मेरे को समझना पड़ेगा, पेपर में तो लिखना है ना। तो मेमोरी लेवल हमारा हमारे लिए भी जरूरी है। लेकिन बेसिक अगर देखा जाए तो मेमोरी लेवल किसके लिए होता है? छोटे बच्चों के लिए होता है। देयर इंटेलेक्चुअल इज अंडर डेवलप्ड एंड हैव रोट मेमोरी, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है ना वो विकास हो रहा होता है उसका, है ना, अभी हुआ नहीं है, कंप्लीट चल रही है वो प्रोसेस। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। फिर वही बात आ गई, ये किसके लिए होता है? इसमें क्या करते हैं हम? रट्टा मारने का काम करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट,
कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर होते हैं जिनको हमें समझना डिफिकल्ट होता है, हर एक चीज को समझा नहीं जाता, कुछ एक चीजों का हमें रट्टा लगाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ना ये पॉइंट थर्ड नहीं है, ठीक है, ये इसी के अंदर आएगा। इन दिस सब्जेक्ट देयर इज अ सर्टेन मैटर मटेरियल दैट हैज टू बी लर्नड बाय क्रैमिंग। तो बहुत सारे कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ता है, याद करना ही पड़ता है उनको। द रोल ऑफ टीचर एट मेमोरी लेवल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आपको ये पता ही होगा ना, मेमोरी लेवल पे जो टीचर होते हैं जो छोटे बच्चों का काम करवाते हैं, मेरे को बड़ा मतलब ना बड़ा दुख होता है इस बात का कि आप एक बात बताओ, +1 +2 के बच्चे होते हैं, उनके टीचर्स की फीस देखना स्कूलों के अंदर कितनी ज्यादा मिलेगी, है ना। बहुत मतलब एज कंपैरिजन प्राइमरी क्लास के टीचर्स के कंपैरिजन में हायर क्लासेस के टीचर्स की सैलरी ज्यादा होती है, लेकिन होना चाहिए इसके अपोजिट। क्योंकि मेमोरी लेवल पे जो काम हमें करना है ना किसी एक टीचर को, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है उसके अंदर। एक बच्चे छोटे बच्चे को उसके माइंड में कुछ चीज डालना, बड़े बच्चे तो सीखे सिखाए आए या पहले से, उनको तो पता है ना सब चीजों का, उनको तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाना है। मेमोरी लेवल तो उनका फिक्स है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि छोटे जो टीचर्स होते हैं ना प्राइमरी लेवल के टीचर्स, उनकी फीस ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि द रोल ऑफ टीचर एट द मेमोरी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी सारा काम टीचर ही करता है। ही इज फ्री टू मेक, वो फ्री भी होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो उसके अंदर एक फ्रीडम भी होती है क्योंकि उसको ही करवाने ना, बच्चों के अंदर तो इतना दिमाग है नहीं। अब +1 क्लास के बच्चे तो क्या पता क्या क्वेश्चन पूछ लें, टीचर को थोड़ा सा ये लगा रहता है कि हाँ क्या पता क्या चीज पूछ लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे तो वो फ्री होता है कि बच्चे क्या पूछेंगे, जो करवाना है मेरे को ही करवाना है। वही सब्जेक्ट मैटर प्लान करते हैं, है ना, वही प्रेजेंट करते हैं, सब काम वही करते हैं। कॉपी पे, है ना, अल्फाबेट लिखना, साइन करना, हर एक बच्चे की कॉपी पे काम देना, हर एक बच्चे की कॉपी को चेक करना, हर एक बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाना। तो आप ये समझो कि मेमोरी लेवल पे टीचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। द नॉलेज एक्वायर्ड एट द मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म अ बेसिक फॉर द फ्यूचर। ये बेसिक है फ्यूचर के लिए, मैंने वही बोला कि अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का बेस ही मेमोरी लेवल है। अगर मेमोरी लेवल पे आपकी नॉलेज नहीं है तो आप रिफ्लेक्टिव और सॉरी अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पे जा ही नहीं सकते। तो मेमोरी लेवल क्या है, फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का, ठीक है, बस यही चीजें थी इसके अंदर। डीमेरिट्स क्या है इसकी, द टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज द लोवेस्ट ऑर्डर, ठीक है, जो मेमोरी लेवल पे टीचिंग होती है वो सबसे छोटे लेवल पे होती है। ये स्टूडेंट की मतलब रटवाने का काम करती है, उनके अंदर किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं करवाती, ठीक है, कैपेसिटी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करवाती। वैसे तो रटना भी उनके अंदर कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है, वो जरूरी है, तभी तो करवाया जा रहा है रटने का काम, वरना क्या जरूरी था किसी को रटवाने का काम, करवाना पड़ता है, लेकिन कैपेसिटी के अंदर कोई काम नहीं किया जाता। एट द मेमोरी लेवल द स्टूडेंट लर्न बाय रोट, वही बात है कि इसमें रट्टा मारने पे काम फोकस किया जाता है, ज्यादातर नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया जाता कि भाई वो नॉलेज उसके लिए यूजफुल है, रियल लाइफ में वो काम भी आएगी कि नहीं आएगी, बस नहीं रट्टा मरवाना है, और इससे बच्चे का टैलेंट नहीं निकल पाता। टीचिंग के अंदर जो मेमोरी लेवल है टीचिंग के अंदर, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, सब्जेक्ट सेंटर भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे टीचर सेंटर आना चाहिए। सब्जेक्ट सेंटर तो आपकी वो होगी अंडरस्टैंडिंग वाली, ठीक है। इन द स्कीम, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ना टीचर सेंटर्ड कर लेना। इन द स्कीम ऑफ टीचिंग द टीचर एंजॉय द प्राइमरी पोजीशन, हाँ इसके अंदर टीचर बड़ा एंजॉय भी करता है कि भाई उसको जो करना है उसको ही करना है, उससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है। एंड द स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट बड़ा इंफीरियर होता है, कई बार स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर उनके ऊपर ना चीजें थोप दी जाती है कि आपको ये करना है तो करना ही है। Therefore, the interaction between the teacher and student does not take place. स्टूडेंट, अब आपके और मेरे बीच तो इंटरेक्शन हो सकता है ना, हम तो आपस में बात कर सकते हैं। अब मैं 2 साल नहीं सॉरी 3rd क्लास के बच्चे के साथ क्या बात करूंगी, उसके साथ मेरा क्या इंटरेक्शन होगा, नहीं हो सकता। द प्यूपिल, जो स्टूडेंट होता है इसके अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन किया जाता है, उनको बड़ा विचारों के ऊपर बोला जाता है कि भाई आपको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी आजकल तो बहुत ऐसी टेक्निक्स आ गई जिससे छोटे बच्चों की लर्निंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, अलग अलग टीचिंग एड्स को यूज करके। बेसिक देखा जाए तो ये मेमोरी लेवल था आपका, ठीक है। मेमोरी लेवल समझ आया आपको, एक बार मेरे को टाइम बताना और कोई भी एक मेरे को बताओ क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, अभी पूछो मुझसे, स्लाइड ओपन है अभी बता दोगे। हेलो हेलो, जी मैडम। आवाज आ रहा हाँ जी, हाँ मैम समझ आया। आया आपको,
हाँ, मेरे को एक बार जी टाइम और बताना क्या होगा। 8:20 हो रहा है मैडम। 8:19 हो आठ रहे। बीस ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है क्या अपना? जस्ट सेकंड। अरे इसके तो डीमेरिट और भी थे, ये इतने ही नहीं है, आगे भी है। आगे भी वही चीजें रिपीट है करते ना ज्यादातर। क्या है, क्रैमिंग बहुत ज्यादा की जाती है, क्रैमिंग बच्चों के ऊपर थोप दी जाती है कि आपको क्रैमिंग करनी ही पड़ेगी, है ना। इंटेलिजेंस का इसमें कोई रोल नहीं होता। इसके अंदर मोटिवेशन बड़ा कम होता है। दिस लेवल ऑफ टीचिंग लेक मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी होती है इस लेवल पे। एट द मेमोरी लेवल टीचर enjoy द complete freedom. He is the in charge of the all activities related to teaching. वो इंचार्ज भी है सारी एक्टिविटीज का, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय भी करता है, लेकिन साथ में उसके ऊपर काम का वर्क भी बहुत ज्यादा होता है, वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है। इन टीचिंग एट द मेमोरी लेवल द स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड। यहाँ पे उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर से मिलता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होगा कि कोई बाहर से, जैसे हम है, मान लो अगर आप यूजीसी नेट का कर रहे हो तो आपके अंदर ही अपने आप से मोटिवेशन आएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा कि मेरे को ये चीज करनी है। आपके ऊपर कोई बाहर से लालच नहीं देगा, ठीक है। लेकिन बच्चों को तो लालच दिया जाता है कि भाई तू ये कर ले, तेरे को मैं 2 टॉफी दूंगी, ठीक है, तू ये कर ले, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। उनको ना बाहर से पनिशमेंट भी दी, जैसे पनिशमेंट के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है वो बाहर के फैक्टर से आता है, उनके अंदर से नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे जो नॉलेज होती है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती इसके अंदर। तो नॉलेज जो हमें रट्टा मार के करा यार, वो हम ऑब्वियस सी बात है हम भी भूल ही जाते हैं। हमने किसी चीज को याद किया तो कुछ टाइम बाद देखेंगे, वो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमें याद नहीं रहता। तभी बोलते हैं कि हमें रिवीजन बहुत जरूरी है, बार बार हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। जो सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल वाले नहीं है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, कम से कम उनकी रिवीजन हमें बार बार करनी पड़ेगी, तभी हमें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। प्रैक्टिकल वाले तो याद रहते ही है, क्योंकि उनके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये लाइन रहने देना, ये तुम्हारे काम के लिए, ठीक है। यहाँ पे थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है ये। इसके अंदर मतलब सोचा नहीं जाता, सोच समझ के नहीं होता, थॉटलेस होता है ये एक तरीके से। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। चलो देखते हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ, टाइम 8:22 हुआ। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, हिंदी में पढ़ देती हूँ भैया, हिंदी में आई हुई है ये स्लाइड, है ना, हिंदी वालों को बड़ी दिक्कत होती है समझ का। पहले तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब देखते हैं क्या होता है। किसी किसी स्थिति में चीजों की आवश्यक प्रकृति में संबंधों को समझना। इतना डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना। किसी स्थिति में चीजों की आवश्यक प्रकृति के संबंधों को समझना, विचारों को समझना, या किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को समझना। इसका ओवरऑल मतलब क्या आया इस लाइन का कि इन्होंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, किसी भी जो आप चीज की नॉलेज ले रहे हो ना, उसके उसके उससे रिलेटेड फैक्टर्स को समझना, उससे रिलेटेड विचारों को समझना, ठीक है। अगर किसी शब्द के बारे में है तो उसके पीछे का अर्थ जानना कि ऐसा क्यों है। अब एक बात बताओ कि आप अपने नाम, किसी का भी नाम है ना, जैसे मान लो मेरा ही नाम क्या है, दीक्षा है, ठीक है। तो मैं, दीक्षा नाम है, मेरे को रटवा दिया बचपन में कि मेरा नाम दीक्षा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद मेरे को दीक्षा का मतलब भी मैं जानने की कोशिश करूँ कि मेरे नाम का मतलब क्या है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो इस शब्द का यहाँ पे बोला है कि समझ शब्द का प्रयोग बहुत अस्पष्ट रूप से किया गया है, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना बहुत कठिन है। यह एक तथ्य या एहसास के रूप में स्पष्ट रूप से समझना है। इसका अर्थ है अर्थ को समझना, विचार को समझना। ओवरऑल मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये यही, किसी भी लॉजिक के पीछे, किसी भी नॉलेज के पीछे उसके अर्थ को समझना, उसके फैक्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना कि ये चीज ऐसे क्यों है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से समझ आएगा कि इसके अंदर हम देखते हैं सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट। अब आपने कुछ चीज सीख ली है ना, आपने याद कर लिया, तो हम मैं देखते हूँ कि इसका यूज कहाँ पे होगा, क्या इस चीज का रिलेशन किसी और चीज के साथ है, ठीक है, क्या दो चीजों के बीच में ये रिलेशन कर रही है, क्या मैं इसको हर जगह अप्लाई कर सकती हूँ। जब मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं और मैं ऐसे ऐसी भावनाओं पे काम कर रही हूँ, तो वो कहाँ पे चले गए, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चले गए, मेमोरी लेवल पे। कहाँ पे चले गए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे।
तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या है कि आप क्या देखते हो, किसी भी नॉलेज के पीछे के फैक्ट की तरफ जाते हो, है ना। आप रिलेशन निकालते हो, एक चीज का दूसरी चीज के साथ रिलेशन देखते हो, क्या ये इससे रिलेट करती है, क्या ये इससे रिलेट नहीं करती, और क्या इनके रिलेशन का कोई यूज है, क्या मैं इस नॉलेज को क्या कर सकती हूँ, किसी और जगह भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम काम करते हैं। मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये है तो वैसे ही वही चीजें आपको रिपीट हो रही है। देखो पर अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, इसके अंदर हायर क्वालिटी, ये प्राइमरी लेवल से हायर क्वालिटी का है, ठीक है। ये ज्यादा यूजफुल है, थॉटफुल भी है, इसके अंदर सोचने का काम भी करते हैं। इसमें मेंटल कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ये हायर प्लेस पे प्लेस किया जाता है टीचिंग के अंदर। मेमोरी लेवल के बाद क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। कुछ इस तरीके से होता है ना आपका, ये इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मेमोरी लेवल ज्यादा है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं, फिर आप किस पे जाते हो, रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाते हो, ठीक है। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्या किया जाता है यहाँ पे, स्टूडेंट को नए फैक्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। वही बात आ गई, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, थ्योरीज, लॉ, फॉर्मूला, इनको रटवाने की बजाय इनको यूज सिखाया जाता है, कि इनके यूज के बारे में बताया जाता है कि आप रियल लाइफ में कैसे यूज करोगे। अब देखो, आपको एक फॉर्मूला था, क्या किया, उस फॉर्मूले को याद करवा दिया, वो तो हो गया मेमोरी लेवल। अब जब उस फॉर्मूले से आप बता रहे हो कि इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगी, तो वो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जब आपने उसको सॉल्व कर दिया और आप और सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पा रहे हो उस फॉर्मूले से, वहां पे आप चले जाओगे रिफ्लेक्टिव लेवल पे। जब आप उस फॉर्मूले पे अपना काम करना शुरू कर दोगे, या आप ये देखोगे कि मैं इस फॉर्मूले को और भी कैसे तरीके से एनहेंस कर सकता हूँ, इससे भी मैं कुछ नया कैसे निकाल सकता हूँ, तो वहां पे वो होगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। चलो जी मैम। हाँ, ऐसे एक बार ना बोलते रहा करो कोई ओके हाँ जी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है, मेरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं हम। मेरिट्स क्या है इसकी, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, एट दिस लेवल द टीचिंग द स्टूडेंट मेक अ ग्रेटर यूज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज किया जाता है, रीजनिंग फैसिलिटी के ऊपर काम किया जाता है, आपको रीजन दिया जाता है चीजों के पीछे का, ऐसा क्यों है। The knowledge acquired to the understanding level of teaching form a basic, ये बेस है किसके लिए, यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है, बेस है किसके लिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल का बेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का बेस क्या है, मेमोरी। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी लेवल पे क्या था आपका, टीचर सेंटर्ड था, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, आपके सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट बिफोर द स्टूडेंट, ये किसमें, इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक सीक्वेंस फॉर्म में किया जाता है, एक नई नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, ठीक है। और वो नई नॉलेज किस बेस पे होती है, जो आप नई नॉलेज को एक्वायर करोगे ना, वो किससे रिलेट करेगी, आपके पहले वाली नॉलेज से रिलेट करेगी, जो आपने पहले गेन किया उससे ही रिलेट करके आपको कुछ नया सिखाया जाएगा, ठीक है। द नॉलेज लेवल एट दिस लेवल इज मोर एंड्योर, इसमें बोलता है कि जो नॉलेज लेवल है ना, बहुत इस लेवल पे जो आपने नॉलेज सीखी है वो ज्यादा लंबे समय तक रहती है। कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कंपैरिजन में। इसमें आपको क्रैमिंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, फैक्ट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर उनके यूज बताए जाते हैं, पर्पस बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं डीमेरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल की डीमेरिट क्या है, इस लेवल पे आप क्या काम करते हो, इस लेवल पे भी जो आपका मोटिवेशन होता है ना, एक्सट्रेंसिक ही होता है, ठीक है। जैसे +1 +2 या 9th 10th के बच्चों के, अभी तो आजकल हर एक बच्चा 9th 10th का बच्चा भी बड़ा वो हो चुका है, उसके अंदर भी खुद के अंदर ना इंट्रेंसिक मोटिवेशन आ चुका है कि मेरे को ये करना है। लेकिन बेसिक तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है कि एक्सट्रेंसिक होता है, आपको रिजल्ट में मेरे को टॉप करना है, मेरे को अच्छे नंबर लेके आने हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ क्या था, 7th क्लास के बाद मेरा इतना खास इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, लेकिन क्या था मेरे साथ ना, मेरी कजन पढ़ा करती, ठीक है। अब पता नहीं हो मेरी कजन मेरी ये वीडियो देख ले और क्या पता क्या सोचेगी, है ना। मेरे साथ मेरी कजन पढ़ा करती, तो हमारी फैमिलीज के बीच में ना कंपटीशन लगा रहता कि मेरे को ये था मेरे को उससे ज्यादा नंबर लेने हैं, और उसको ये था कि मेरे को उससे ज्यादा नंबर लेने हैं। तो सिर्फ मैंने जो स्टडी की अपनी, वो इस बेस पे की कि भाई मेरा जो मोटिवेशन था मेरे अंदर से नहीं था, मेरे बाहर से था कि मेरे को उससे अपना कंपटीशन रखना है, मेरे को उससे ज्यादा नंबर लेने हैं।
तो इसलिए यहाँ पे जो कई बार बच्चों के बीच में जो मोटिवेशन होता है इसमें भी एक्सट्रिंसिक होता है। जो ये टीचिंग है वो क्या होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। अब तो बहुत टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बड़े अच्छे इंटरेक्शन हो जाते हैं +1 +2 में, लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाता है यहाँ पे भी इतना इंटरेक्शन नहीं होता। जो आप एक बात बताओ, हम पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है, हमारे टीचर और हमारी एज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है ना, तो उनके साथ हम कितना कुछ शेयर कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपनी पर्सनल चीजें भी शेयर कर लेते हैं, है ना। तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होता है। लेकिन टीचर और स्टूडेंट, टीचर फिर भी अगर किसी स्कूल में कोई टीचर होगा तो कम से कम उसकी एज स्टूडेंट की एज में 10 साल का फर्क तो बिल्कुल मिलेगा ही, है ना। तो वहां पे कुछ इंटरेक्शन की थोड़ी बहुत कमी होती है, चाहे वो एज के कारण हो, किसी भी रीजन से हो, देखा जाए एक तरीके से इंटरेक्शन की थोड़ा कमी मिलती है इस बीच में। यहाँ पे सिर्फ काम ना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, कोग्निटिव डोमेन पे किया जाता है, बुद्धिमत्ता पे काम किया जाता है, सिर्फ बुद्धि से रिलेटेड चीजें की जाती है, माइंड से रिलेटेड आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे आपके अफेक्टिव डोमेन, फीलिंग्स पे, इमोशन पे और आपकी स्किल्स पे, साइकोमोटर डोमेन पे कोई काम नहीं किया जाता, आपको स्किल के रिलेटेड कुछ नहीं करवाया जाता। लेकिन फिर वही बात आ गई ना, आजकल के स्कूल में तो स्किल्स पे भी बड़ा काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपने देखा ही होगा, बहुत सारे स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, वहाँ पे स्किल्स पे भी काम किया जाता है। नो डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का रिलेशन होता है आपकी स्किल्स से, आपके प्रैक्टिकल से। अफेक्टिव डोमेन का रिलेशन होता है आपकी फीलिंग्स से, इमोशन से। ये लेवल में आप सिर्फ मास्टरी करते हो नॉलेज पे, आपको बस चीजें, बहुत सारे लॉ, बहुत सारी थ्योरीज बता दी जाती है, उस चीज पे आप मास्टरी कर लेते हो। ह्यूमन बिहेवियर आर नॉट अटेंडेड, बहुत ज्यादा अटेंडेड नहीं होता, मतलब ज्यादा फोकस नहीं होता। ये तो फिर वही बात होगी ना, जिसको करना होता है वो इस लेवल पे ही बहुत ज्यादा फोकस करता है। लेकिन बेसिक देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बिहेवियर आर नॉट अटेंडेड। उसके बाद आ गया रिफ्लेक्टिव लेवल। ये टाइम लगेगा रिफ्लेक्टिव लेवल करने में, 8:31 हो गए। मैं एक बार वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ नहीं, वीडियो ऑन करने से पहले आपको एक और दिखाना है ना, एक और स्लाइड, 1 मिनट रुको। हाँ जी, स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? जी मैम। हाँ देखो, जी मैम। मेमोरी लेवल किस चीज के ऊपर काम करती है आपकी? एक बार थोड़ा सा ओवरऑल कर लेते हैं। मेमोरी लेवल के अंदर थॉटफुल बहुत कम होते हैं, मतलब इसमें ज्यादा सोचने पे काम नहीं किया जाता। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बीच का काम किया जाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे बहुत ज्यादा सोचा जाता है। अभी हुआ नहीं है रिफ्लेक्टिव लेवल, लेकिन फिर भी अभी समझ लो। मैम स्क्रीन पे थोड़ा सा टेढ़ी है। स्क्रीन सही नहीं है, नहीं मैम रोटेट रखना, लगे हो रहे थे। ऐसे अभी देखना, अब ठीक है? नहीं मैडम, नहीं, नो मैम। अभी भी ठीक नहीं है? यस मैम ठीक है हम ठीक है। फोन मैम ठीक है, ऐसा डिलीट कर लेंगे सब लोग। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप अपना एक बोल लो सिर्फ, है ना, एक। अभी ठीक है? आप मेरे को ये बताओ कोई भी एक। यस जी मैम ठीक है। नहीं मैम, हाँ पे जी, दिख ठीक है। रही है। अच्छा कोई नहीं, आना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे ठीक करना है। अभी मतलब मैक्सिमम थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? मैम ठीक है मैम, फोन को ही बस घुमा लें हो तो देखो। जाएगा। मैम दिख रहा है। अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो देखो, मेमोरी लेवल पे क्या है कि ये लिस्ट थॉटफुल है, ये मॉडरेट है, और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये जो अब ये बहुत याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखो, मेमोरी लेवल को देने वाला कौन था? हर्बर्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को देने वाला कौन था? मॉरिसन। और रिफ्लेक्टिव लेवल को देने वाला कौन था? हंट, ठीक है। ये याद रखना जरूर, इनके भाई जिसने इनको बताया है उनके बारे में जरूर याद रखना। यहाँ पे मेन काम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेमोरी लेवल के अंदर? आपको नॉलेज दी जाती है, ठीक है। नॉलेज के बारे में सिर्फ बताया जाता है, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा, और इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्रिएटिविटी भी सिखाई जाएगी, आपको स्किल्स पे काम किया जाएगा। इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट का मैटर है वो कैसा होता है? सिस्टमेटिक होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज होगा, पहले से प्लान होगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइज होगा, पहले से प्लान होगा, लेकिन मीनिंगफुल होगा, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा। और यहाँ पे आप एप्लीकेशन और जनरलाइजेशन होता है कि आप अपने, जैसे आपने एक फॉर्मूले को बहुत सारी जगह आपने लगाना सीख लिया,
ठीक है, आपने जनरलाइज करना सीख लिया, अप्लाई करना आपने यहाँ पे सीख लिया। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर, अभी रिफ्लेक्टिव लेवल का ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये मैं जब करवाऊंगी और अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है, ये अनस्ट्रक्चर होता है, इसका जो सिलेबस होता है वो इतना स्ट्रक्चर नहीं होता, अनस्ट्रक्चर होता है, ओपन एंडेड होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। ये तब कल करवाऊंगी, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर क्या होता है, यहाँ पे रोल ऑफ टीचर सारा काम ही टीचर का होता है मेमोरी लेवल में, लेकिन यहाँ पे रोल ऑफ टीचर क्या होता है, थोड़ा इंटरेक्शन होता है। काम तो यहाँ पे भी टीचर का होता है, लेकिन ये नॉलेज प्रोवाइड करवाता है आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक होता है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वली काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर जो मोटिवेशन आता है आपको कहाँ से आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। यहाँ से भी बाहर से मोटिवेशन मिलेगा, किसी बाहर की चीज से, यहाँ पे बाहर से मिलेगा, और यहाँ पे आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, मेरे अंदर से ही आया है। ठीक है, यहाँ पे मेथड्स क्या क्या किए जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको रोट लर्निंग के थ्रू किसी चीज को सिखाया जाता है, रट्टे मार के सिखाया जाता है, क्रैमिंग करवाई जाती है। लेकिन हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट एंड टीचर सेंटर होता है ये, ठीक है, और यहाँ पे रोट लर्निंग के थ्रू आपको सिखाया जाता है, ये सब्जेक्ट सेंटर होता है, और ये होता है लर्नर सेंटर। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, लर्नर सेंटर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो क्लासरूम होता है वो क्या होता है, क्वाइट डल होता है, सिंगल साइड। क्वाइट डल तब हम ना कैंसिल कर सकते हैं इसको, क्योंकि आजकल तो छोटे बच्चों की क्लासरूम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पे जो क्वाइट डल का मतलब है ना, एनवायरमेंट से मतलब नहीं है, क्लास के उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई डल मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होता बच्चों के लिए, थोड़ा सा बोरिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या करता है, कोई इंटरेक्शन नहीं करता। यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, लेकिन एक लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता बच्चों के साथ। +1 +2 वाले बच्चों के साथ सिर्फ काम से रिलेटेड, उनके सिलेबस से रिलेटेड ही बात होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी बातें हो जाती है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बस इतना ही था। हाँ जी, मैं एक बार अपनी स्क्रीन ऑन करती हूँ। ठीक है, जो टॉपिक करवाया है इसकी पीडीएफ हिंदी में और इंग्लिश में मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर, आप पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना उसको। और हमने क्या किया है, लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर हमने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और क्या किया है हमने, इंडोक्ट्रिनेशन, ये 3 चीजें हमने कवर की है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल करेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर ही आपको थोड़ा लेंथी है, उसके बाद सारे चैप्टर इतने लेंथी नहीं होंगे, वो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं। फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसके सारे। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन, कुछ भी अपने इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट्स में बता दीजिए कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ताकि हम कैच कर पाए। हाँ जी, हमने ये हाँ जी, ठीक है, शॉर्ट में बता दो। जल्दी करवाया ना थोड़ा सा। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी आमर को बोल देते, तभी बोल देते कि मैडम थोड़ा ना स्लो बोल लो, बहुत स्पीड में बोल रहे हो आप जी। चलो ठीक है, अभी बता दूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम कहानी बताने वाली हूँ ना। हाँ, कहानी से। हाँ जी मनीषा जी, हाँ जी आप, हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं आज अटेंड नहीं कर पाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसके। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलो, हाँ जी विशाल जी। मैम ये कह रहे हैं मैम, नोट्स बनाने के लिए मैम तो जितना आप लिखी उतना ही लिखी, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल और ये मेमोरी लेवल और ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो कंपैरेटिव स्टडी का चार्ट ही बना के कर लें याद करने के लिए। देखो अभी तो तुम ना पीपीटी से पढ़ो, ठीक है, साथ में अपने वो ना इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी चार्ट दिखाया ना, वो चार्ट रख लो, वहां से क्वेश्चन इतना इनफ है, क्योंकि आपको बेसिक तो समझ आएगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, और सॉरी मेमोरी लेवल क्या होता है। तो वो चार्ट आपके लिए इनफ होगा, वो आपका तब काम आएगा जब आपका पेपर बिल्कुल नजदीक होगा, है ना, पेपर नजदीक होगा तब आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, डीपली नहीं। अभी तो आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ो अभी, और जब पेपर नजदीक आएंगे तब आपको वो चार्ट काम आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या लेना है, ऊपर से अपडेट लेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट को नोट करते चलो और थ्योरी साथ में पढ़ते चलो, थ्योरी को नहीं इग्नोर करना। अभी आपको सबसे पहले थ्योरी काम करनी है, क्योंकि आगे आप यूजीसी नेट जैसे पढ़ा भी तो सकते हो ना, इसकी कोचिंग भी दे सकते हो, तो आपको खुद को अपने कंसेप्ट क्लियर करने जरूरी है पहले, और वो भी डिटेल में। ठीक है राधिका जी, देखो मैं आपको बताती हूँ,
मेमोरी लेवल पे क्या होता है, मेमोरी लेवल पे आपको सिर्फ चीजों को रटाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ना टीचर का कंट्रोल होता है, स्टूडेंट की नहीं चलती। जैसे छोटे बच्चों की नहीं चलती, उनको हम क्या बोलेंगे कि आपको टेबल याद करनी है, उनको सिर्फ टेबल को, हम पहले हमारी क्लास में क्या होता था, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, टेबल को ऐसे सारे इकट्ठे मिलके बोलते रहते, रिपीट करते जाओ। तो मेमोरी लेवल के अंदर बस चीजों को, कोई भी नॉलेज है, टेबल भी तो एक नॉलेज है ना, तो नॉलेज को आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपको बस वो रट के अपने अंदर मेमोरी के अंदर वो रिटेंशन करनी है, वो धारण करके रखनी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होगा कि जो आपने वो नॉलेज को गेन किया है ना, ठीक है, अब आपको वो सिखाया बताया जाएगा कि अब आपको कोई ये बोल दे 2 + 2 4 होता है, ये आपने मेमोरी लेवल पे आपको रटवा दिया कि 2 + 2 4। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको क्या बताया जाएगा कि 2 + 2 4 कैसे होता है, कि 2 + 2 का मतलब क्या है, 1 + 1 + 1 + 1, इसलिए 4 1 1 को ऐड करते हो तो 4 होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाई जाती है चीजें, ठीक है। तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो आपने मेमोरी लेवल के अंदर नॉलेज को गेन किया है, उसके पीछे का लॉजिक दिया जाता है कि ये चीज ऐसे है और ऐसे क्यों नहीं है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या करते हो, अब आपने अपने मेमोरी लेवल के अंदर उस चीज को याद रखा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आपने समझा कि ये चीज ऐसी क्यों है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है। और फिर आप रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करते हो, उस चीज को अप्लाई करते हो, ठीक है। वही रेसिपी वाली बात समझ लो कि पहले मैंने पढ़ा कि खाने की रेसिपी ये है, मैंने याद कर ली, ठीक है। फिर मैंने समझा कि इसके अंदर इतना नमक, इतना ही नमक क्यों डाले, इससे ज्यादा नमक क्यों नहीं डाला, इसके अंदर ये मसाले क्यों डाले, वो मसाले क्यों नहीं डाले। मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी आपने इसके अंदर ये वाला क्यों डाला, आपने ये क्यों नहीं डाला, वो बताती है कि भाई नहीं, इस सब्जी के अंदर ये वाला मसाला ही काम करेगा, और उसके पीछे का रीजन देते हैं कि इससे ना इस सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा, वो मसाला डालोगे तो वो सब्जी का टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या करोगे, आप फिर खुद बनाने लग जाओगे सब्जी, आपने नॉलेज ली, अंडरस्टैंड की, और रिफ्लेक्टिव लेवल पे आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपने अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, वो आपकी स्किल बन गई, और आपने उस सब्जी के अंदर नई इनोवेशन भी कर दिया, आपने अपने तरीके से सब्जी बना दी। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में आप प्रैक्टिकल काम भी करते हो, साथ में अपने तरीके से कुछ नया भी लेके आते हो। अब जैसे किसी आसन को करते हैं हम, तो आसन करने का एक तो तरीका है हमारी बुक में जो लिखा हुआ है, और एक आजकल क्या करवाते हैं, कितने सारे तरीके करवाते हैं ना एक ही आसन को करने के लिए, कि आप पहले ये करो, फिर उसके बाद ये स्टेप फॉलो करो, फिर ये करो, तब आप वो आसन को बड़े अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। राधिका जी, आपको समझ आया थोड़ा सा? मैम पूरा अब अच्छे से आ गया। आ गया ना? अब आप अगर वो पढ़ोगे ना नोट्स को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ मैम जी बुक विशाल, खरीदनी चाहिए क्या टीचिंग एप्टीट्यूड की? टीचिंग एप्टीट्यूड की स्पेशल बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवीएस मदान की बुक ले लो, वो इनफ रहेगी। साथ में जो ये मेरी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसकी अगर आप मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, वरना उसकी वो निकलवा लेना, प्रिंट आउट मैम। हाँ 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 जी, हाँ जी। जी। अच्छा मैम, हाँ जी विशाल जी। मैम इन अंडरस्टैंडिंग लेवल को ये कह सकते हैं मैम कि मैम तर्क वितर्क इसमें, मतलब कि जो हम अपने से खुद से करें तर्क वितर्क, मतलब हाँ टाइप हाँ का? बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ हाँ हम भी कर सकते हैं, टीचर भी हमें बताएगा। मैं अब आप +1 या 9th क्लास के बच्चे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, यही क्यों बोला आपने, तर्क वितर्क भी चलता है, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर ही आता है। हाँ जी दिवेंद्र मैम जी। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल में हाँ हम जी। क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं कि अगर 2 + 2 4 है तो 4 कैसे है। मैम इसमें तो मैम टीचर के साथ इंटरेक्शन हो, ह्यूमन बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे टीचर भी जैसे आवाज आपकी कट रही है दिवेंद्र जी। डीमेरिट में ह्यूमन बिहेवियर, मैम जो डीमेरिट में ह्यूमन बिहेवियर नॉट अटेंडेंट है मैम, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, मतलब ये इसके मेमोरी लेवल में था या अंडरस्टैंडिंग लेवल में था ये? मैम अंडरस्टैंडिंग लेवल में डीमेरिट था, उसमें लिखा था ह्यूमन बिहेवियर नॉट अटेंडेंट। पता है इस ह्यूमन बिहेवियर आर नॉट अटेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आपको नॉलेज दी जाएगी ना, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। इसमें भी हम बच्चे की मर्जी बहुत कम चलती है ना, उसके अपने बिहेवियर को बहुत कम यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन जब रिफ्लेक्टिव लेवल में जाते हो तो आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। आपको ये टॉपिक अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आपको वो टॉपिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप रिसर्च के लिए कोई टॉपिक चूज कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका इंटरेस्ट बताओ किस टॉपिक में है, आप वही टॉपिक करोगे, तो आपके बिहेवियर को वैल्यू दी जाती है। लेकिन वहां पे अब बच्चों से हम वैसे तो पूछ लेते हैं कि भैया बताओ तुम्हारा आज टेस्ट देने का मन है कि नहीं है, तो अगर वो ये बोल दें कि भाई नहीं मैडम हमारा तो मन नहीं है,
तुम्हारे को एक बार सोचना पड़ेगा, चलो ठीक है आज मन नहीं है तो कोई बात नहीं, कल दे देना। लेकिन अगर कल फिर ये बोल दे कि नहीं मैडम मेरा तो आज भी मन नहीं है टेस्ट देने का, तो वहां तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, तो उनका अपना ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, उनके मन का, उनकी इतना एक दो बार ठीक है, हर बार नहीं होता।